नमस्कार विद्यार्थियों। मैंने पिछले वीडियो में अभिवृद्धि का विकास एवं एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत पर चर्चा की थी। इसके साथ ही मेरे नोट्स की पीडीएफ आप नीचे लिंक में जाकर देख सकते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत और बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पे आपके सामने चर्चा करूंगी। वो बहुत ही रुचिपूर्ण ढंग से और आसान और सरल तरीके से बताऊंगी। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरण हैं, जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। कोहलबर्ग ने पाया कि नैतिक विकास कुछ चरणों में होता है और ये चरण सार्वभौमिक होता है। बच्चों के साथ 20 साल तक एक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद कोहलबर्ग इन निष्कर्षों पर पहुंचे थे। इन साक्षात्कारों में बच्चों को कई ऐसी कहानियां सुनाई गई और फिर उनसे इसी से प्रश्न पूछे गए। यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच सकती है। वो दवाई, वो एक रेडियम था। उसकी खोज एक शहर के फार्मासिस्ट ने उस दौरान ही की थी। दवाई बनाने का खर्चा बहुत ज़्यादा था। दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा था। उस औरत का इलाज करने के लिए उसका पति उन सब के पास गया जिनको वह जानता था। फिर भी उसके पास इलाज के लिए पर्याप्त पैसे एकत्रित नहीं हुए। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, उसे वह दवाई सस्ते में दे दे या फिर वह उसका पेमेंट उसको बाद में कर देगा। परंतु उसने इनकार कर दिया। उसने कहा मैंने जब दवा बनाई है तो मैं उससे कमाई करूंगा। मजबूरन उसने दुकान तोड़कर दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा ली। अब बच्चों का साक्षात्कार किया गया। वो इस प्रकार था, क्या उस व्यक्ति को दवाई चुरानी चाहिए थी? क्या चोरी करना गलत है या सही है? और अगर सही है तो क्यों और किन परिस्थितियों में? क्या दवाई बनाने वाले को इतने पैसे मांगने चाहिए थे? इसी तरह कई नैतिक दुविधा से संबंधित प्रश्न बच्चों से पूछे गए और इन्हीं साक्षात्कारों के आधार पर कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। इन्होंने साक्षात्कार के द्वारा दिए गए इन उत्तरों के आधार पर कोहलबर्ग ने चिंतन की 3 अवस्थाएं बताई है, जिन्हें हर एक अवस्था में 2 चरण दिए हैं। इस तरह से इन्होंने 6 चरणों में पूरी नैतिक विकास के सिद्धांत को समझाया है। प्रथम जो अवस्था है वह पूर्व पारंपरिक स्तर है। इसके अंतर्गत 2 चरण है। यह नैतिक चरण का सबसे निचला चरण है। इस चरण में क्या सही है, क्या गलत है, यह बच्चा अपने आप में नहीं जानता है। उसे बाहर से मिलने वाले पुनर्बलन, शाबाशी या दंड, इनके आधार पर वह निर्णय करता है कि मेरा नैतिक कर्तव्य क्या है। इसका प्रथम चरण देखिए, बाहरी सत्ता पर आधारित। यह नैतिक सोच सजा से बंधी होती है। यह बड़ों की सजा के भय से बच्चे उनकी बात मानते हैं। चरण 2, व्यक्ति केंद्रित। यहाँ बच्चा सोचता है कि अपने हितों के अनुसार कार्य करने में कुछ गलत नहीं है, परंतु हमें दूसरों की भी परवाह करनी चाहिए, उनके हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। अतः नैतिक सोच यह कहती है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो। अगर हम दूसरे की इच्छा का ध्यान रखेंगे तो वह हमारी इच्छा का ध्यान रखेंगे और हमारी इच्छा भी पूरी करेंगे। दूसरी चिंतन की अवस्था है पारंपरिक स्तर, कॉन्वेंशनल स्टेज। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों की दूसरी अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति पूर्व आधारित नियमों को ही सही मानते हैं। जो पहले से जो निर्धारित नियम है उन्हीं को वो अपने नैतिक कर्तव्य मानने लग जाते हैं और उन्हीं को वो सही मानने लग जाते हैं। जैसे देखा गया है कि अक्सर बच्चों का व्यवहार उनके माता पिता या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर होता है। इसके अंतर्गत है चरण 3, अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित नैतिक चिंतन या स्वर्ण नियम। इस स्थिति में लोग विश्वास, दूसरों को ख्याल रखना, दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार को भी अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानते हैं और कोई भी निर्णय लेते समय दूसरों के इरादों को ध्यान में रखते हैं। बच्चे और युवा अपने माता पिता द्वारा निर्धारित किए गए नैतिक व्यवहार के मानदंडों को अपनाते हैं।
जो उन्हें अपने से बड़ों की नज़र में अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनाते हैं। इस तरह से वे अपने आप का मूल्यांकन दूसरों के अन्यों के अनुसार करते हैं। चरण 4 के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक चिंतन। यह कोलबर्ग के सिद्धांतों की चौथी अवस्था है। इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। लोगों के बनाए हुए कानून, बड़ों के बनाए हुए न्याय व्यवस्थाएं, बड़ों के अनुसार निर्धारित किए हुए कर्तव्यों को ही वो अपने स्वयं के नैतिक कर्तव्य मानने लग जाते हैं। जैसे व्यक्ति सोचता है कि समाज अच्छे से चले तो इसके लिए कानून के द्वारा बनाए गए दायरे के अंतर्गत ही रहना चाहिए, कानून के नियमों को ही मानना चाहिए। अब तीसरी चिंतन की अवस्था आती है, वो इन सबसे ऊंचे स्तर पे आती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति नियम, कानून, स्वयं की सोच, बाहरी हस्तक्षेप, इनसे भी ऊपर उठकर सोचता है। यह है पारंपरिक उत्तर अवस्था। यह कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की तीसरी अवस्था है। यह सबसे उच्च अवस्था मानी जाती है। इससे नैतिकता के नियम समाज की सोच के आधार पर अपनी मानसिक सोच, जागरूकता और अनुभव के आधार पर बनाए जाते हैं। इसमें व्यक्ति समाज के बारे में भी सोचता है और स्वयं के विचारों को भी महत्व देता है। स्टेप 5 आती है इसके अंतर्गत सामाजिक अनुबंध, उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन। यह सिद्धांत की 5वीं अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से भी ऊपर हो सकते हैं और वे इन नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों का संरक्षण किस हद तक कर सकते हैं। वे अपने आप के नैतिक मूल्य भी बनाने लगता है और अपने अनुसार भी सोचने लगता है। कुछ चीजें कानून में बनी हुई है, कुछ चीजें अपने बड़ों ने नियम बना रखे हैं, उनसे ऊपर भी वो सही और गलत का निर्णय करने की स्थिति में आ जाता है। चरण 6 सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन। कोहलबर्ग के सिद्धांत की सबसे ऊंची और छठी अवस्था है। इसमें व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मानदंड बनाता है और अंतरात्मा की आवाज सुनता है, चाहे वह निर्णय जोखिम भरा ही क्यों ना हो। इस प्रकार की नैतिकता में व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं जीता, अपितु उसे अपने से ज्यादा औरों की फिक्र होती है, औरों की परवाह होती है। नियम, कानून, उन सबको एक तरफ रखकर व्यक्ति अपनी मानसिक सोच से जो उसकी अंतरात्मा कहती है, जो उसको सही लगता है, वो वह करता है। इस प्रकार कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए प्रयोगों के आधार पर यह विश्वास हो गया कि व्यक्ति निश्चित रूप से इन सभी अवस्थाओं से गुजरता है। इन सीधी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत बताया है वो एक सरल रूप में और सरल से कठिन की स्थिति में बताया है। बचपन में बच्चे में सोचने की शक्ति कम होती है तो वो औरों के नैतिक नियमों को मानता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उसका मानसिक विकास होता है, वैसे वैसे वे उसकी अपनी सोच भी हो जाती है और उसके अनुसार भी वो अपने नियमों का निर्धारण कर लेता है। और छठी स्टेज तक आते आते वह इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है और उसके अपने खुद की सोच और खुद की अभिवृत्ति का निर्माण हो जाता है। अब हमारा कोहलबर्ग का सिद्धांत होने के बाद हम बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत समझते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट बांडुरा ने किया। इसके अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम है। यह सिद्धांत ध्यान, स्मृति और प्रेरणा तीनों को संयोजित करता है। इसलिए अल्बर्ट बांडुरा को प्रथम मानव संज्ञानवादी कहते हैं। बांडुरा ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए जिन प्रयोगों को किया वो इस तरह से हैं। बांडुरा ने एक बालक पर बेबी डॉल से प्रयोग किया। इन्होंने एक बालक को 3 तरह की मूवी दिखाई। प्रथम मूवी में
सामाजिक जो प्रथम मूवी थी वो सामाजिक मूल्यों पर आधारित थी, जिसे देखकर बालक बेबी डॉल से सामाजिक व्यवहार दिखाता है। दूसरी अवस्था की जो मूवी थी वो प्रेम पर आधारित थी। इसे देखकर बालक डॉल से स्नेह करता है और उसे सहलाता है। और तीसरी मूवी में हिंसात्मक दृश्य दिखाए गए, जिसे देखकर बालक बेबी डॉल की गर्दन को तोड़ देता है। इस प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि छोटे बच्चों को यह नहीं पता होता कि उनको क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं। इसलिए बच्चों के सामने हमेशा आदर्श व्यवहार के प्रतिमान को प्रस्तुत करना चाहिए। जैसा आदर्श व्यवहार या जैसा भी सकारात्मक या नकारात्मक व्यवहार बच्चों के सामने प्रदर्शित किया जाएगा, उसको ही वह अनुकरण करने लग जाएगा। सच बात तो यह है, बांडुरा का सिद्धांत अनुकरण पर आधारित है। बांडुरा ने सामाजिक अधिगम के 4 उपाय बताए हैं। ध्यान, उसमें प्रथम है ध्यान या अवधान। इसके अंतर्गत अधिगम विषय वस्तु को आकर्षक तथा प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने को अवधान कहा है। दूसरा है अवधारण या धारण करना। अधिगम के लिए प्रस्तुत किए गए विषय वस्तु को कितना धारण किया या सीखा गया है, इस पर आधारित है। तीसरा पुनः प्रस्तुतिकरण। यदि किसी का अधिगम कम प्रभावशाली हो तो अधिगम की विषय वस्तु को पुनः मॉडल, चित्र, चार्ट आदि द्वारा दोहराया जाना चाहिए। चौथा है पुनर्बलन। विषय वस्तु की पुनः प्रस्तुतिकरण के पश्चात यदि बालक अधिगम की प्रतिपुष्टि कर दे तो ये प्रतिपुष्टि ही पुनर्बलन है। ऐसी स्थिति में बालक की प्रशंसा करके उसे प्रेरित करना चाहिए। इन चारों के अनुसार बांडुरा ने सामाजिक जो अधिगम है, जो समाज में सीखने की जो प्रक्रिया है, वो 4 तरह से कर सकते हैं आदमी। एक तो इसमें ध्यान से तात्पर्य है कि कोई कार्य किया जाए वो बिल्कुल ध्यान से और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, जो सामने वाला जो सीखने वाला है उसको अच्छे से उसको सीख सके। और दूसरी चीज है, उसको बच्चे ने कितना ग्रहण किया या सामने वाले ने कितना सीखा है उससे, इस चीज पे आधारित है। और तीसरा जो आता है वो पुनः प्रस्तुतिकरण। अगर आपका प्रस्तुतिकरण अच्छा है परंतु विद्यार्थी ने कितना सीखा है, ये नहीं सीख पाया है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर किसी तरह से प्रस्तुतिकरण नहीं, ऐसा थोड़ा सा ढंग से नहीं हो पाया है, तो उसको दोबारा अलग अलग तरीके से, जैसे मॉडल दिखाकर, चित्र दिखाकर, चार्ट दिखाकर आदि करके दोबारा दोहराया जाए। और अगर बच्चे ने उसको सीख लिया है, ये चौथा उपाय है पुनर्बलन। अगर बच्चे ने उसको अधिगम किया है, सीखा है, प्रतिपुष्टि की है, तो उसे ऐसी स्थिति में पुनर्बल दिया जाना चाहिए और प्रेरित किया जाना चाहिए। बांडुरा ने सामाजिक अधिगम के जो कारक बताए हैं वो इस प्रकार है: अभिप्रेरणा, स्वनियंत्रण, स्वविवेक, स्वनिर्णय और स्व अनुक्रिया। इस तरह से बांडुरा ने बताया है कि टीचर हो चाहे माता पिता हो, उनको बच्चों के सामने उपदेश ना देकर और स्वयं को उन वांछित गुणों का धारण करना चाहिए और वैसा बनने का प्रयास करना चाहिए जो हम बच्चों से या हमारे विद्यार्थियों से अपेक्षा करते हैं। बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, ये हम देखेंगे। नंबर 1, बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत जरूरी है। यदि बच्चों के सामने अच्छे और श्रेष्ठ व्यक्तित्व को प्रदर्शित किया जाता है तो बालक में भी उसी हिसाब के गुण आसानी से और सहजता से आ जाते हैं। बांडुरा के सामाजिक अधिगम का आधार अनुकरण है। अतः शिक्षक व माता पिता को चाहिए कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए उनके सामने आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करें, आदर्श प्रतिमान का उपदेश न देकर स्वयं में उन गुणों को धारण करने का प्रयास करें, ताकि वह आदर्श मॉडल के रूप में अपने विद्यार्थियों और बच्चों के सामने सिद्ध हो सके। धन्यवाद।